संतोष, आप जा सकते हैं। याद रखना, इस देश में भी कानून है। माधवी लगभग चिल्लाते हुए संतोष से बोली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बेटी, प्रताप जी ने कहा। वो कुछ कहना चाहते थे। प्लीज़ पापा, माधवी ने पापा को रोकते हुए कहा। वो जानती थी कि पापा उसे फिर से सोचने के लिए कहेंगे। ये बात वे पिछले 2 साल से कह रहे हैं। जब तक प्रताप जी ने संतोष को बाहर जाने दिया तब तक माधवी अपने कमरे में जा चुकी थी। वे उनके कमरे में दाखिल हुए। उन्हें लगा कि वो रो रही होगी। इसके बजाय वो ईयरफोन लगाकर अपना पसंदीदा संगीत सुन रही थी। इस कारण उसे अपने पिता के आने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। प्रताप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माधवी ने कहा, पिताजी, मैं आप पर बोझ तो नहीं हूँ, तो आप मुझे उस नरक में क्यों धकेल रहे हैं? तुम नहीं समझोगी बिटिया। बेटी शादी करके मायके चली जाए तो बाप का दिल क्या होता है। प्रताप जी का गला रूंध गया। माधवी ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं एक अलग घर ले लूँगी और अकेली रह लूँगी। तेरा घर बदल भी जाए तो मेरा दिल नहीं बदलेगा। प्रताप जी की आंखों में आंसू बहने लगे। प्रताप भावनात्मक रूप से कमज़ोर थे। पहले माधवी के वैवाहिक जीवन में दरार आई और फिर पत्नी के जाने के बाद वो टूट से गए। माधवी जीवन के इस पड़ाव पर अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और अब नीति ने ही उसके साथ पिताजी के साथ में रहने का प्रबंध कर दिया था। माधवी का फ़ोन बजा तो अनजान नंबर था, इसलिए माधवी ने नहीं उठाया। जब दोबारा फ़ोन की घंटी बजी तो उसने उसे उठाया और जल्दी से फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ संतोष था। खैर, पापा ने उन्हें मेरा नंबर भी दे दिया लगता है। वे हमेशा चाहते थे कि माधवी और संतोष के बीच में सब कुछ ठीक रहे। आज माधवी की माँ प्रमिला की पहली पुण्यतिथि है। कर्मकांड करते हुए वो पत्नी को याद कर फुट फुट कर रो पड़े। माधवी ने किसी तरह उन्हें शांत कराया। पुरुष अपनी बहादुरी का कितना भी डिंग मार ले, अंदर से वो खोखला होता है और भावनात्मक रूप से कमज़ोर समझी जाने वाली महिला सख्त होती है। एक प्रकार से पुरुष का पूरा जीवन ही स्त्री पर निर्भर करता है। माँ हो, बहन हो, बेटी हो या फिर पत्नी, पुरुष को हमेशा उसके सहारे की ज़रूरत होती है। माधवी जिस तरह अपने पिता को समझा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो उनकी बेटी नहीं बल्कि उनकी माँ बन गई हो। पूजा स्थल में जलते हुए दीपक की छाया प्रमिला के चित्र पर पड़ी थी। मानो दिव्य प्रकाश में डूबी प्रमिला जी ने घर में पुनश्च प्रवेश किया हो। प्रताप ने अपनी पत्नी की फोटो की ओर देखा और कहा, अब तुम अपनी प्यारी बेटी को खुद ही समझाओ। देखो ना कितनी ज़िद्दी है। वो कहती है कि अब वो यही रहेगी। उससे कहो कि आज भी हमारे समाज में शादी तोड़ना इतना आसान नहीं है। माधवी ने भी अपनी माँ की फ़ोटो की ओर देखा और बोली, माँ, तुम सब जानती हो मेरे साथ क्या हुआ। क्या मैं फिर से उसी नर्क में जाऊँ? इंसानी दिमाग की ये एक कमज़ोरी है कि मरने के बाद भी उसे अपनों की मौजूदगी का एहसास होता है और लोग उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो जिंदा हो। उनका मानना है कि आत्मा अभी भी उन्हें सुनती है। घुटने में भयानक दर्द के कारण प्रताप ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं बैठ सके और वहाँ से उठ खड़े हुए, लेकिन माधवी वही शांत बैठी रही। लेकिन ऊपर से शांत दिख रही माधवी के मन में कड़वी यादों का तूफान सा चल रहा था। प्रताप और प्रमिला की इकलौती बेटी माधवी बेहद लाड़ प्यार भरे माहौल में पली बड़ी थी। उसके माता पिता दोनों ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए और उसके कारण उसके व्यक्तित्व में आत्मसम्मान की बड़ी सी भावना थी। प्रताप एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी थे और प्रमिला एक प्रोफेसर थी। माधवी ने एक मेधावी छात्रा के रूप में भी अपना नाम बनाया। उसने चिकित्सा का अध्ययन किया और डॉक्टर बन गई। वो सिद्धांतों पर चलने वाली और अपने काम के प्रति बड़ी ईमानदार थी। कई बार साथ वाले डॉक्टर को लगा ये तो एक पिछड़ी सोच वाली है। जब उसका सहपाठी देवांश उसे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि देवांश केवल पैसा चाहता था और नैतिकता का उल्लंघन करता था और यही माधवी को नापसंद था। देवांश ने हमेशा कहा, पैसे से नैतिकता खरीदी जा सकती है। माधवी हमेशा देवांश की बातों का खंडन कर दी थी। नैतिकता को खरीदा नहीं जा सकता। पैसे कमाना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन उनका स्पष्ट मत ये था कि इसे अनैतिक तरीके से नहीं कमाना जाना चाहिए। उसके पिता यानी कि प्रताप जी भी अक्सर उसे पैसे और संसार का महत्व समझाते थे। माधवी जैसी सिद्धांतवादी लड़की के लिए आज की दुनिया में समझौता करना कितना मुश्किल होगा, ये देखकर प्रताप अस्वस्थ हो जाते थे। वे स्वयं एक ऐसे विभाग में काम करते थे जहां व्यवस्था में कुछ भी एडजस्टमेंट किए बिना कार्य नहीं हो सकता था। प्रमिला शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी डिसिप्लिन और नियम का पालन करने वाली थी। कई बार प्रताप और प्रमिला का एक ही कारण से बहस हो जाती थी। जब वो पूछती थी कि प्रताप ऐसे समझौते क्यों करते हैं, तो वो तुरंत कहते, यह सब तुम्हारे फ़ायदे के लिए तो है।
जबकि प्रमिला कहती, मैं या फिर मेरी बेटी को आपके काले धन का एक पैसा भी नहीं चाहिए, हम सक्षम है। प्रमिला भी समझ गई थी कि सरकारी विभागों में ऊपर से नीचे तक की व्यवस्था कितनी भ्रष्ट है और हम चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकते। प्रमिला के प्रभाव के कारण प्रताप ने भी धीरे धीरे अपना व्यक्तित्व विकसित किया और अपने विभाग में एक ईमानदार अधिकारी के रूप में वो जाने माने लगे। माधवी एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी और उसके लिए कई रिश्ते आ रहे थे। समस्या लेकिन ये थी कि उनके समान व्यक्तित्व का लड़का मिलना बड़ा ही मुश्किल था। अंत में प्रताप जी के सहयोगी विजय, उनका इकलौता बेटा संतोष का रिश्ता आया। लंदन में उसकी अपनी कंपनी थी, लेकिन इसके लिए माधवी को अपनी अस्पताल की नौकरी छोड़कर यूके जाना पड़ा। माधवी अपने माता पिता को छोड़कर विदेश में बसने के बिल्कुल भी खिलाफ थी। आखिरकार वो इस शर्त पर शादी के लिए राजी हो गई कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगी, बस लंबी छुट्टी ले लेगी। शादी हुई और माधवी अनिच्छा से यूके चली गई। कुछ दिनों तक हनीमून पीरियड में सब कुछ ठीक ठाक चला। हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद उसे संतोष का असली चेहरा नजर आने लगा। माधवी समझ गई कि दरअसल वो अपने पिता के काले धन का मैनेजमेंट करता था। पिता विजय मंत्रालय में उच्च पद पर थे। उनके पास अपार संपत्ति थी जिसे भारत में सीधे निवेश नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने विदेशों में काले धन का निवेश किया। इसके लिए उन्होंने यूके में एक कंपनी की स्थापना की थी। जब माधवी को पता चला तो बहुत ही क्रोधित हो गई। संतोष ने विरोध किया तो पहले वो गाली गलौज करने लगा और फिर मारपीट भी करने लगा। जब उसे पता चला कि माधवी उसे छोड़कर भारत वापस आ सकती है तो उसने उसके पासपोर्ट और वीज़ा सहित उसके सभी दस्तावेज को जब्त कर लिया और उसे धमकी दी कि वो चाहकर भी दस्तावेजों के बिना विदेश में कुछ भी नहीं कर पाएगी। एक दिन उसकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी। दस्तावेज हासिल कर लिए गए और संतोष को भी सज़ा दी गई। किसी तरह भारत लौटते ही वो अपने माता पिता के घर आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता ने उससे माफ़ी मांगी, ये सोचकर कि अगर उसने उस पर दबाव नहीं डाला होता तो शायद उसने ये शादी ही नहीं की होती। इतने सालों तक एक साथ काम करने के बावजूद भी उसे अपने साथी यानी कि विजय और अपने बेटे के चरित्र को न समझ पाने के कारण उन्हें खुद पर गुस्सा आया। माधवी ने जल्द ही फिर से हॉस्पिटल की नौकरी शुरू कर दी और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। कुछ दिनों बाद संतोष के लगातार फ़ोन आने लगे। वे चाहते थे कि शादी न टूटे और माधवी अपने ससुराल लौट जाए, लेकिन माधवी को लगा कि अब वापस जाना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रात के खाने के बाद जब प्रमिला और प्रताप टीवी पर समाचार देख रहे थे तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक उन्हें मृत घोषित कर दिया। माधवी डॉक्टर होते हुए भी अपने माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। प्रमिला को गुजरे आज 1 साल हो गया था। पत्नी की मृत्यु के बाद प्रताप समय से पहले बूढ़े हो गए और उनका स्वास्थ्य भी अभी बिगड़ने लगा था। माधवी भी खुद बहुत टूट चुकी थी। हालांकि वो हमेशा अपने पिता का दावा करती थी कि वो बहुत मजबूत है और जब भी वो अपने कमरे में अकेली होती तो रो पड़ती। माँ की मृत्यु का उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। संतोष और उसका परिवार भी समय पर मिलने नहीं आया। माधवी को इसकी उम्मीद नहीं थी, बल्कि उसने अपने लिए अच्छा ही समझा। कौन जानता है, अगर उस दौरान संतोष आ गया होता तो वह सदमे में भावनात्मक रूप से उसके साथ फिर से जुड़ जाती। अच्छा ही हुआ, अकेलेपन ने उसे मजबूत किया। आज फिर से संतोष आया था। उसने कहा कि अगर माधवी साथ नहीं रहना चाहती है तो हम आपसी समझ में तलाक ले लेंगे। माधवी काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने सोचा और उसे लगा कि उसे तलाक देने के बाद संतोष और एक लड़की की ज़िंदगी फिर से बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे इतनी जल्दी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। उसने डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि संतोष और उसके पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब माधवी सोचने के लिए समय मांगा तो संतोष ने उसे जल्दी करने के लिए धमकाया। मम्मी, मेरे साथ रहो, मैं हर संकट से लड़ूंगी। माधवी ने प्रमिला जी के फोटो पर माल्यार्पण करते हुए प्रार्थना की। तब वो उठी और अपने पिता को भोजन दिया और स्वयं भी उसने खाना खाया। घड़ी की तरफ देखा तो ड्यूटी का समय हो गया था। वो पापा को समय पर दवाई लेने का निर्देश देकर घर से चली गई, वहाँ जहाँ उसे जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी कि उसके मरीज अस्पताल में उसका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।